पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि हिंदी उपन्यास का विकास या हिंदी उपन्यास का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और इस इतिहास के बदले में इसको विकास कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। वैसे इतिहास और विकास दोनों ही मैं बता रहा हूँ। तो इसके पहले प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यास थे उन उपन्यासों की चर्चा हमने की थी, उन विषयों की चर्चा की थी, उन प्रवृत्तियों की चर्चा की थी। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी ये बताया था कि हम किसी उपन्यास की विशेषताएं नहीं बताना जा रहे हैं, हम किसी कहानी की विशेषता नहीं बताने जा रहे हैं, किसी रचनाकार की खास तौर पर विशेषता, बल्कि हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ, रचनाएं आ रही हैं संदर्भ के रूप में। तो उस ढंग से तो आपने ये देखा होगा कि जब प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया और उनकी जब रचनाएं सामने आने लगी 1906-07 के बाद से, 1905 में भी उन्होंने एक कहानी लिखी थी, तो और उर्दू में उन्होंने लिखना शुरू किया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया था तो उस समय एक साहित्यिक माहौल बन चुका था। अब साहित्यिक माहौल इस प्रकार बना था कि जैसी कि चर्चा मैंने पहले की थी कि बहुत सारे उपन्यास हिंदी में लिखे जा चुके थे और खास तौर पर जो देवकीनंदन खत्री और उनके साथ साथ गोपाल राम गहमरी और जैसे उपन्यासकार थे, उन्होंने पाठक वर्ग बहुत बड़ा बनाया और लोगों ने नागरी लिपि सीखी। पहले आम तौर पर फारसी लिपि में, जिसको हम उर्दू के नाम से जानते हैं, उर्दू में सब काम होता था, फारसी में सब काम होता था, तो लोग फारसी सीखते थे। जिस तरह से आज अधिकांश कार्य अंग्रेजी में होता है तो लोग अंग्रेजी सीखते, माने फारसी राजकाज की भाषा थी तो वो सीखते थे। और उसके बाद तो उर्दू में प्रेमचंद ने भी उर्दू पढ़ी और उर्दू में लिखना शुरू किया। तो ये एक, लेकिन नागरी लिपि जो चलन बढ़ा और देवकीनंदन खत्री के कारण बढ़ा, इसकी चर्चा हमने कर दी थी पहले। अच्छा, और उन्होंने जो फारसी परंपरा है जो उर्दू के माध्यम से हिंदी में आई और हिंदी भारतीय साहित्य की परंपरा जो सीधे संस्कृत प्राकृत पाली होते हुए हिंदी में आई, दोनों ही परंपराओं का मेल देवकीनंदन खत्री में मिलता है। इसलिए प्रेम कथा जब आती है तो प्रेम कथा तो राजकुमार और राजकुमारियों की आती है, चंद्रकांता की प्रेम कथा आती है, लेकिन जो अय्यारी और तिलिस्मी है, वो अय्यारी और तिलिस्मी जो है वो पारसी परंपरा से आती है। तो ये मेल हुआ, एक नई कथा परंपरा का आरंभ हुआ और इसको हम भारतीय कथा परंपरा ही कहेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद के आने से पहले सामाजिक विषयों पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सामाजिक विषयों पर, खास तौर पर स्त्री शिक्षा और बाल विवाह, विधवा विवाह, उसके बाद जो और भी जो समस्याएं थी, हिंदू मुस्लिम संबंध, सांप्रदायिक मामले, ये इन सबों पर बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिकोण से, माने आगे बढ़े हुए दृष्टिकोण से, प्रगतिगामी दृष्टिकोण से उपन्यास लिखे गए, कथाएं लिखे गई और एक नई दृष्टि का निर्माण हो रहा था। प्रेमचंद ने उसी दृष्टि को आगे बढ़ाया और एक कदम आगे क्या, 100 कदम आगे बढ़ाया और जो विषय छूट गए थे, जिन विषयों पर अभी तक कोई बात नहीं हुई थी, उन विषयों को भी उन्होंने रखा और जिन विषयों पर बात हो रही थी, जैसे स्त्रियों के बारे में बात हो रही थी, तो उसको एक नए ढंग से रखा जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, ऐतिहासिक रोमांस जिसमें हिंदू गौरव गाथा भी गाई गई। तो इस तरह से
ग्रामीण जो विषय थे, तो एक तरह से और एक जो शिल्प सामने आया वो भारतीय कथा शैली का ही एक रूप था, और उसमें फारसी परंपरा जुड़ गई। कथात्मक, किस्सा गो और कथावाचन, दास्तानों की परंपरा, ये सब मिलके एक भारतीय कथा परंपरा का विकास हुआ, जो आधुनिक उपन्यास के निर्माण में जिसका बहुत योगदान हुआ। आमतौर पर जिसकी बार बार मैं आलोचना करता हूं कि ये हमने पश्चिमी या अंग्रेजी नॉवेल से शिल्प नहीं लिया, शैली नहीं ली, और कहते हैं कि उपन्यास और प्राचीन कथा परंपरा में ये अंतर है कि वहाँ घटनाओं की भरमार है, यहाँ कार्य व्यापार है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है महाभारत को, रामायण को, और ख़ासतौर पर कादम्बरी को, जिसमें घटनाएं भी हैं और कार्य व्यापार भी हैं। कादम्बरी से हमारे उपन्यास ज़्यादा जुड़ते हैं। बाणभट्ट की जो कादम्बरी, उसमें कार्य व्यापार को ही अगर उपन्यास की कसौटी माने, घटना को न माने, घटना को कहें कि वो कथा परंपरा में, कथा में घटनाएं ज़्यादा आती हैं और उपन्यास में कार्य व्यापार और नाटकीयता, कथोपकथन ज़्यादा आता है, तो कादम्बरी को ही हम सबसे पहला उपन्यास मान लें। लेकिन महाभारत को भी अगर हम देखें तो उसमें घटनाओं से ज़्यादा कार्य व्यापार है, यानी चीज़ें एक्शन में दिखाई पड़ती हैं और सामने से गुजरती हुई दिखाई देती, जिससे हम दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक पद्धति कहते हैं। और ये कहते हैं कि प्रेमचंद ने ये दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक प्रविधि, मतलब किसी चीज़ को नज़दीक से देखना हो, किसी चीज़ को दूरबीन से लगा के देखना। संजय को याद करना चाहिए हम लोग, जिसने महाभारत का कथावाचक जो है संजय, जो धृतराष्ट्र को कथा सुनाता है, तो संजय भी जब कथा सुनाता है तो वो घटनाओं के साथ साथ कार्य व्यापार की भी चर्चा करता है। क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या लोगों के बीच में संवाद हो रहा है। केवल वो घटनाओं का ही वर्णन नहीं करता है, बल्कि संवाद भी सुनाता है। अर्जुन और कृष्ण में किस तरह से बातचीत हो रही, वो सब कुछ सुनाता है। चरित्र भी अलग अलग ढंग के महाभारत में गढ़े गए। तो वस्तुतः जिसे हम अंग्रेजी ढंग का नॉवेल या उपन्यास कहते हैं, वो महाभारत काल से ही है। इस पर हम विस्तार से विचार कर सकते। आत्मकथात्मक शैली, नाटकीयता, और बाद में सारी शैलियां जुड़ गई, जैसे पत्रात्मक शैली, स्वप्न शैली, और हमारे यहाँ शुरुआत ही इसी से हुई। हमने किसी की नकल नहीं की, हमारे पास पहले से ये परंपरा मौजूद थी और प्रेमचंद ने उसको आगे बढ़ाया कि उपन्यास भी लिख लिए गए थे, पाठक वर्ग का निर्माण भी हो गया था। अब एक नई दृष्टि से उपन्यास लिखने की जरूरत थी, जिसे प्रेमचंद ने लिखा। अच्छा, जिस समय प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया, क्योंकि प्रेमचंद से पहले आज़ादी की लड़ाई और राष्ट्रीय आंदोलन उपन्यासों का विषय नहीं बन सका था, लेकिन प्रेमचंद ने उसको अपना मुख्य विषय बनाया। उसकी हम अभी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन और समाज सुधार, स्त्रियों का भी समाज सुधार, स्त्रियों को लेकर भी, और ख़ास तौर पर दलितों को लेकर। प्रेमचंद के ज़माने में ही पहल जिसको कहते हैं कि दलित व्यक्ति को केंद्र में रखकर और उनका जो जीवन है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखकर लिखा गया। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से हम उस समय गुलाम थे और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बीत चुका था। हारने जीतने की शैली में कहे तो हमारी पराजय हो चुकी थी, अंग्रेज जीत चुके थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और लोग अनुनय विनय और निवेदन करके भारत को आज़ाद तो नहीं, कभी डोमिनियन स्टेटस दिलाने की बात कर रहे थे, कभी स्वतंत्र रूप से बातचीत करने की आज़ादी की बात कर रहे थे, कभी अधिनियम बनाने की बात कर रहे थे। बंग भंग के खिलाफ आंदोलन हुआ
गांधी जी का आगमन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका है। चंपारण से उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमें आज़ादी मिली। प्रेमचंद पर गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने तमाम उपन्यासों में गांधी जी की अहिंसा का साथ दिया, कहीं भी हिंसा का साथ नहीं दिया। तो इस तरह से राजनैतिक दृष्टि से अगर देखें तो गांधी जी का प्रभाव प्रेमचंद पर था और लगभग सभी बुद्धिजीवियों पर, नेताओं पर गांधी जी का प्रभाव उस दौर में था। जहां तक सामाजिक दृष्टि की बात है तो हमारा परंपरागत समाज था, सामंतवाद की जकड़ में थे हम और ज़्यादातर हम लोग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। तो जो मान्यताएं हैं कृषि अर्थव्यवस्था की, वो मान्यताएं भी थी। जैसे कृषि अर्थव्यवस्था में लड़कों को बड़ा महत्व दिया जाता है क्योंकि लड़के ही खेती बाड़ी करेंगे, लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। हालांकि अगर हम शोध और अनुसंधान में जाएं तो ये पता चलता है कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत महिलाओं ने ही की थी, पुरुषों ने नहीं की थी। पुरुष तो जाते थे जंगल में शिकार खेलने, स्त्रियां ही खेती करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति बदल गई। जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, उस पुरुष सत्तात्मक समाज का बड़ा बोलबाला था। उसके बारे में भी प्रेमचंद ने एक आलोचकीय दृष्टि विकसित की है। उच्च वर्ग का वर्चस्व था, समाज का जो दलित वर्ग था, उस दलित वर्ग की स्थिति बहुत खराब थी। रूढ़ियाँ और परंपराओं से लोग जकड़े हुए थे, चाहे वो मध्य वर्ग हो, चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे शहरी वर्ग हो, सब लोग। और दूसरा ये था कि अंग्रेजों के आने के बाद एक महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि सांप्रदायिक विद्वेष, मतलब कि हिंदू और मुसलमान जो एक साथ रहते थे, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद ये देखा कि अगर ये साथ साथ रहते हैं तो बड़ा नुकसान है, ये तो हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला ये काम किया उन्होंने कि हिंदुओं और मुसलमानों को, जिनकी बहुतायत में संख्या यहाँ थी, हिंदुओं और मुसलमानों में उन्होंने भेद पैदा शुरू किया। निस्सहाय हिंदू में आपने देखा होगा गोवध की समस्या को किस प्रकार। तो प्रेमचंद उस समस्या को भी लेकर आते हैं। उनके हर एक उपन्यास में ढेर सारे मुसलमान पात्र होते हैं और ढेर सारे हिंदू पात्र होते हैं। एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं। ईद हो, मुहर्रम हो, होली हो, दिवाली हो, सब एक साथ मिलाते हैं। ये भारतीय त्योहारों की तरह है, ये किसी धर्म का त्यौहार उस समय नहीं था। तो लेकिन धीरे धीरे ये त्यौहार भी अलग होने लगे, ठिया भी अलग होने लगा, लोग अलग अलग होने लगे। लेकिन प्रेमचंद लगातार लोगों को सचेत करते रहे कि अंग्रेजों की इस चाल से सचेत होना होगा। अब हम ध्यान दें कि प्रेमचंद इस समय आए और उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के लेखन की शुरुआत उर्दू से की और जो 3-4 उपन्यास उन्होंने लिखे, जैसे असरारे माविद, हम खुरबा व हम सवाब, किसना और जलवे इसार, ये चारों उपन्यास जो हैं वो प्रेमचंद ने उर्दू में लिखे। लेकिन बाद में इनका हिंदी रूपांतर भी हुआ। बाद में प्रेमचंद ने ये महसूस किया कि जिस तरह का उपन्यास वो लिख रहे हैं, जिस मकसद से वो उपन्यास लिख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए और उर्दू के पाठकों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। हिंदी के माध्यम से अगर लिखेंगे तो उर्दू और हिंदी दोनों में उनकी रचनाएं छपने लगी। कुछ रचनाएं उर्दू में पहले लिखते थे, कुछ रचनाएं उपन्यास वो बाद में उसका तर्जुमा होता था। कभी कभी लिख जाता था उर्दू में, लेकिन उसका तर्जुमा बाद में होता था, लेकिन छपता था हिंदी संस्करण पहले छप जाता था। जैसे सेवा सदन,
अब सेवा सदन लिखा गया बाद में, पहले बाजारे हुस्न के नाम से उसको लिखा गया, लेकिन प्रकाशित वो बाद में हुआ। खैर, तो प्रेमचंद ने जो विषय उठाया, अब असरार महाविद बाद में उसका नाम हुआ देवस्थान रहस्य, 1903 और 5 के बीच में लिखी गई रचना है। इसमें जो मठ होते हैं, जो धर्म स्थल होते हैं, उसमें जो धोखाधड़ी होती है, उसमें जो ठगी होती है, उसका बड़ा विशद चित्रण किया है। इसी प्रकार हम खुरबा व हम सवाब में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह में विधवा विवाह, बाल विवाह की चर्चा है। ऐसे ही जलवे, इसार, वरदान और किसना, इन सभी उपन्यासों में स्त्री समस्या जो है वो प्रमुख है केंद्र में, और जो हमारी पुराण पद्धति है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद ये बताने लगे थे कि वो तिलस्मी और अय्यारी का उपन्यास नहीं लिखने जा रहे हैं, बल्कि समाज के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो जो पहला उपन्यास उन्होंने लिखा, सेवा सदन, वो स्त्री की समस्या को ही लिखा, और उन्होंने केवल इसमें स्त्री समस्या ही नहीं है, शुरुआत तो इसकी है दहेज समस्या, और उसके बाद अनमेल विवाह हो जाता है, लेकिन और उसके बाद उसको जो सुमन है उसको वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख चीज़, जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन आया कि पति पत्नी के संबंध में स्त्री भी अब मुखर हो उठी है। वो भी केवल दबाव नहीं सह रही है, बल्कि वो अपने पति से विरोध करती है, उसका घर छोड़ के चली जाती है और वेश्यावृत्ति अपना लेती है। उसका वेश्यावृत्ति अपनाना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो अपनी इच्छा से करती है, और उसके विरोध और विद्रोह का चिन्ह है। ये महत्वपूर्ण है। जो लोग उसे मतलब कि सम्मान नहीं देते थे, वेश्या हो जाने के बाद चाहे क्या मुसलमान और क्या हिंदू, जो भी सेठ वगैरह हैं, सब उनके यहाँ जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो जो समाज परिवर्तन के, हिंदू समाज परिवर्तन के लोग हैं, उसके पास जाते हैं उसको। तो ये जो अंतर्विरोध है, जो विडंबना है समाज की, वो सेवा सदन में बहुत आती है। लेकिन बाद में प्रेमचंद के बारे में जो कहा जाता है कि जो आदर्श वो प्रस्तुत करते हैं, वो आदर्श उनका आदर्श है, लेकिन वेश्याओं के लिए सेवा सदन बनाना, आप देखते हैं अभी तक उससे लाभ हुआ है, लेकिन उस तरह से कोई ऐसी परिणति नहीं हुई है जिसको हम कह सकें कि ये आदर्श यथार्थ में परिणत हो गया है। तो उसके बाद प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया, 1925 में रंगभूमि, और कायाकल्प 1926 में। और रंगभूमि का उर्दू संस्करण है चौगाने हस्ती, और प्रेमाश्रम का है उर्दू में नाकाम, नेकाम, गोशे आफियत। लेकिन इसका ये जो सारे उपन्यास आए, वो एक राष्ट्र को खोजने की नियति थी। चाहे गबन लिखा हो प्रेमचंद, वो राष्ट्र को लगातार खोज रहे थे। और प्रेमाश्रम प्रेमचंद का पहला उपन्यास है जिसमें किसान का इतना व्यापक रूप में चित्रण हुआ है, और किसान विरोध का, किसान विद्रोह का चित्रण हुआ है। लेकिन जहाँ भी किसान हिंसक होते हैं तो उनके नेता जो हैं वो अहिंसक रहते हैं, और प्रेमचंद कभी भी आंदोलन को हिंसक नहीं होने देते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अपने सभी उपन्यासों में। तो रंगभूमि तो पूरा का पूरा उपन्यास राष्ट्रीय चेतना से अभिप्रेत है, जहाँ, और दूसरी बात, राष्ट्रीय चेतना से अभिप्रेत होने के साथ साथ प्रेमचंद ये जानते थे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, और जिसके लिए तिजारत करने के लिए अंग्रेज आए थे, और जो उद्योग धंधे जिस तरह के वो बिठा रहे हैं, अब सिगरेट का कारखाना रंगभूमि में बिठाना चाहता है सूरदास की जमीन पर, और सूरदास का विरोध करता है। तो जन विद्रोह और जिस तरह का औद्योगिकरण हो रहा है साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ, ये जो जन विद्रोह का चित्रण प्रेमचंद ने रंगभूमि में किया है, ये हिंदी कथा के लिए, हिंदी उपन्यास के लिए एक नई बात थी। ये पूरा का पूरा माहौल, इसमें राष्ट्रीय चेतना का माहौल है, और ये राष्ट्रीय चेतना का ही रूपक है, राष्ट्रीय चेतना का ही वाहक।
निर्मला में बिल्कुल अलग ढंग से स्त्री चेतना की बात की गई। वो प्राण दे देती है, अंत में निर्मला की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो एक आलोचकीय दृष्टि विकसित होती है इसके पढ़ने वालों में, वो प्रेमचंद की खासियत है कि किस तरह से स्त्री के दुख को, स्त्री के दर्द को और उसके नजरियों को प्रस्तुत करती हैं। गबन को ले लीजिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि गबन एक ऐसा उपन्यास है जो स्त्री के का जो आभूषण प्रेम है उसको दर्शाता है। ठीक है कि स्त्री का आभूषण प्रेम उसमें है, लेकिन जिस तरह से उसको इसमें त्यागती है और जिस तरह से स्त्री उसको त्यागती है और आजादी के आंदोलन में जिस तरह से शामिल हो जाती है और जिस तरह से इसमें आजादी का आंदोलन बाद में जोड़ दिया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि ये जो आजादी का आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, जो कुछ संभ्रांत लोगों की मुट्ठी में है, अगर इसी तरह आजादी के बाद भी खटिक का आप व्याख्यान का आप वक्तव्य सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। कि भाई वो कहता है कि अगर एक के हाथ में दूसरे में राज सत्ता चली जाए तो ये तो आज़ादी नहीं है ना। तो ये प्रेमचंद के दिमाग में ये था कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो प्रेमाश्रम उपन्यास है वो भी एक राष्ट्र की खोज है। किसान हैं, जमींदार हैं, उपनिवेश हैं, आर्थिक शोषण है और आर्थिक शोषण और महाजनी व्यवस्था के खिलाफ लगातार प्रेमचंद लगानबंदी उनके उपन्यासों में आया है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और बाबा रामचंद्र ने भी यही किया, लगानबंदी के लिए कहा कि तो प्रेमचंद कहीं ना कहीं इन लोगों को भी प्रेरित कर रहे थे। सेवा समितियों की स्थापना होती है इनके उपन्यासों में, समाज सुधार होता है और लेकिन अनुनय विनय की ज्यादा महत्ता है। अभी तक केवल अनुनय विनय है लेकिन आलोचना भी है। प्रेमचंद के उपन्यासों में मध्य वर्ग का अंतर्विरोध भी है। जो पति पत्नी का रिश्ता है उसके भीतर का जो अंतर्विरोध है, गबन में ये अंतर्विरोध आया है, निर्मला में ये माने आमतौर पर यह माना जाता है कि स्त्री केवल धन के पीछे, आभूषण के पीछे, लेकिन प्रेमचंद उस मिथक को तोड़ते हैं और स्त्री को संघर्ष करते हुए दिखाते हैं। प्रेमचंद ने सबसे पहले दलित जीवन को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखा। रंगभूमि जो उनका उपन्यास है उसमें सूरदास जो है वो दलित व्यक्ति है और वही नायक बनता है। तो किसी दलित को उपन्यास का, कथा का नायक बनाना और उसे गांधी का रूप दे देना, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये बताता है कि किस तरह से प्रेमचंद जननायक के रूप में गांधी को देखते थे और एक दलित को जननायक बनाकर गांधी का जो आरोपण किया है वह अद्भुत है अपने आप में। अभी मैंने आपको कहा कि प्रेमचंद ने नई नई प्रविधियों का इस्तेमाल किया। तो प्रेमचंद ने कथा कहने में जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसी भाषा का इस्तेमाल किया जो हम बोलचाल में लेते थे। कहीं अवधी भी डाली तो कहीं उर्दू भी डाली तो कहीं स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग किया और कथा कहने की जो हमारी भारतीय परंपरा थी उस भारतीय परंपरा को ग्रहण किया। यह कहना बड़ा ही अजीब सा लगता है कि प्रेमचंद अंग्रेजी ढंग से बाद में कथा कहने लगे या यूरोपीय उपन्यास का असर पड़ गया। मेरा यह मानना नहीं है। मेरा यह मानना है, और प्रेमचंद के उपन्यासों को आप देखिए, ठीक है कि उस समय यूरोपीय उपन्यास भी लिखे जा रहे थे या बहुत पहले से लिखे गए थे और उनमें घटनाओं के बजाय कार्य, व्यापार और चरित्र पर विशेष बल दिया जा रहा था। और प्रेमचंद के उपन्यासों की संरचना धीरे धीरे घटना को छोड़कर कार्य व्यापार की ओर बढ़ रही थी, चरित्रों की ओर बढ़ रही थी। और प्रेमचंद का मानना था कि जैसे जैसे
उपन्यास की संरचना में, उपन्यास के शिल्प में विकास होगा, वैसे वैसे उपन्यास चरित्र प्रधान होते जाएंगे। और मनुष्य चूंकि इसके केंद्र में है, उपन्यास के केंद्र में, इसलिए ये उपन्यास जो है वो निश्चित रूप से चरित्र प्रधान होंगे, चरित्र इसके केंद्र में होंगे। तो प्रेमचंद ने उपन्यास के पूरे ढांचे को बदल दिया, उपन्यास के शिल्प को बदल दिया, कथन को बदल दिया, कहन को बदल दिया और एक आधुनिक दृष्टि हमें दी। अपना राष्ट्र बनाने को, साम्राज्यवाद को समझने के लिए, किसानों की जो ये स्थिति है उसको समझने के लिए, जो गोदान में जिस तरह से किसानों की स्थिति है, लगान जिस तरह से वसूल हो रहे हैं, घर में कुछ एक अन्न नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, लेकिन वसूल किया जा रहा है और किसान मजदूर के रूप में परिणत हो रहा है। ये जो यथार्थ गोदान में आया है, और ये यथार्थ गोदान में जब आया तो प्रेमचंद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं और ये साफ साफ बता देते हैं कि साम्राज्यवादी नीति ही किसानों के दमन का, किसानों के शोषण का और किसानों की जो ये बुरी स्थिति है उसके लिए जिम्मेवार है। तो केवल प्रेमचंद किसान जीवन के ही कथाकार नहीं है, बल्कि वो राष्ट्र के कथाकार हैं। इसलिए उनके उपन्यासों में स्त्री भी है, दलित भी है और किसान भी है और शहरी मध्य वर्ग भी है। गोदान में शहरी मध्य वर्ग भी है और शहरी मध्य वर्ग में मालती भी है और मेहता भी है, गोविंदी भी है और खन्ना भी है। तो उनका भी चरित्र दिखाया है। प्रेमचंद अगर और आगे रहते तो निश्चित रूप से वे जो शहरी जीवन है और मध्य वर्ग का जो अंतर्विरोध है उसको भी दिखाने की कोशिश करते। तो इस तरह से प्रेमचंद अपने उपन्यासों को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस दौरान केवल प्रेमचंद ही उपन्यास लिख रहे थे, और लोग भी उपन्यास लिख रहे थे। तो मैं आज का व्याख्यान, अभी का व्याख्यान यही समाप्त करता हूं। अपने अगले व्याख्यान में मैं प्रेमचंद के समय और प्रेमचंद के बाद 1947 तक जो उपन्यास लिखे गए उनकी चर्चा करूंगा और उसके बाद उसके अगले वक्तव्य में आजादी के बाद जो उपन्यास का विकास हुआ, जो प्रवृत्तियां विकसित हुई, उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो अगले व्याख्यान के लिए इंतजार कीजिए। मैं हाजिर होता हूं कुछ समय में।